हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो लास्ट हमने ये बीपीएससी 112 का यूनिट 11 का पार्ट 1 किया था। आज हम अब्बुल फजल वही यूनिट 11 का पार्ट 2 कंटिन्यू करते हैं। देखो, मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा दिया था इस चैप्टर के बारे में, तो स्टार्टिंग से तो नहीं पढ़ने वाले हैं। जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा प्लीज़ वो जाके देख लेना, क्योंकि ये मैं बीच में से शुरुआत करूँगी और कुछ समझ में नहीं आएगा तो फिर आप रोने लगोगे। रोने से अच्छा हँसते-हँसते पहले पार्ट को देख लो, ठीक है? तो पार्ट 1 के अंदर हमने अबुल फज़ल की बात करी थी। अबुल फज़ल के बाद उसका वो देखा था कि उसके पास किसका इन्फ्लुएंस है उसकी लाइफ में। देन इसके बाद हमने अकबर को क्यों ज़रूरत थी अब्दुल फजल की। देन उसका इस सॉवरेनिटी के ऊपर क्या कहना था, सेकुलरिज्म को लेकर क्या कहना था, ये सारी चीज़ें देखी थी। अब जितना भी टॉपिक बचा है वो आज हम करने वाले हैं। इनका ये डिवाइन थ्योरी पढ़ेंगे। देन इसके बाद ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं डिवाइन टॉलरेंस सुलह कुल की नीति देखेंगे। फिर इसके बाद इन्होंने सोसाइटी को कैसे डिवाइड करके रखा है एंड देन इनका क्रिटिसिज्म की बात करेंगे। ओके, तो करते हैं शुरुआत। तो मैंने आपको बताया था कि अबुल फजल जो कि एक हिस्टोरियन राइटर और एक एडवाइजर थे किसके, अकबर के, ठीक है। इनके पिता शेख मुबारक, जो कि उनको काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला था किनसे, रिलीजियस लीडर से। और इन जब उनको इतना ज्यादा डराया गया, धमकाया गया, तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं अबुल फजल को इम्पैक्ट करती है। और कहीं ना कहीं ये चीजें क्या करने लगी उनको, मतलब उनके आइडियाज इस इन सब चीजों को देखकर डेवलप होने लगे। अबू फजल यूनिटी की बात करते हैं, टॉलरेंस की बात करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हमने देख ली थी कि अकबरनामा इन्होंने लिखी है। अकबरनामा के 3 पार्ट है, जहाँ पे वो उनके अकबर के इंसेस्टर के बारे में बताते हैं, फिर अकबर का पूरा शासन के बारे में बताते हैं, फिर ईन आई अकबरी है जहाँ पे वो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, कल्चर वगैरह बताते हैं। देन इसके बाद हमने अकबर को क्यों जरूरत थी अब्दुल फजल की, इनकी कुछ क्वालिटीज की बात करी थी, ये कैसे काम करते हैं, इनका मेथड कैसे अलग है वो देखा था। सॉवरेनिटी को लेकर इनका क्या कहना है, सेकुलरिज्म को लेकर क्या कहना है, ये सारी चीजें देखी थी। आज हम स्टार्ट करते हैं द डिवाइन ओरिजिन ऑफ बादशाह एंड किंग, डिवाइन थ्योरी ऑफ मोनार्कल अथॉरिटी। डिवाइन ओरिजिन ऑफ बादशाह मतलब ये इन्होंने किंग को क्या बोला, डिवाइन ओरिजिन, कि जो भगवान, सॉरी, जो राजा होता है, जो बादशाह होता है, वो डिवाइन से ओरिजिन होता है, मतलब उसको दिव्य शक्ति प्राप्त होती है, ठीक है। तो अब्बुल फजल बिलीव करते हैं कि भाई राजा जिसको हम बादशाह बोलते हैं उसके पास कुछ अलग से स्पेशल पावर होती है। स्पेशल पावर कोई नहीं है, भगवान देते हैं रे। ठीक है, अच्छा, हाँ। कि जो किंग है उसको भगवान का रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं धरती पर, उसको भगवान ने भेजा है आप लोगों के ऊपर रूल करने के लिए। इसलिए उसको रूल करना चाहिए सोसाइटी के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर, इकोनॉमी, जैसे हर किसी को कौन संभालेगा, तुम्हारा राजा संभालेगा, क्योंकि राजा को किसने भेजा है, भगवान ने, ठीक है। अभी बादशाह कौन होता है, बादशाह मतलब जो कि आपका ओनर है, जो कि तुम्हारा राजा है। बादशाह मीन्स द एस्टैब्लिश्ड ओनर, ओनर, और ये पावरफुल होना चाहिए। इसको तुम कभी भी इसकी गद्दी से नहीं उठा सकते हो, इसको कभी थ्रोन नहीं कर सकते हो। एक राजा जिसका पूरा कंट्रोल होगा अपने राज्य के ऊपर, वो हर चीज को कंट्रोल करेगा, और ये पावर इसको कहाँ से मिली है, भगवान से, डिवाइन पावर इसके पास, ठीक है। ये बोलता है राजा के पास एब्सोल्यूट पावर होनी चाहिए, उसको भगवान ने भेजा है और वो भगवान का ही काम करने के लिए इस धरती पे आया है। राजा तुम्हारा सब लोगों का पापा है, उसको पिता के समान माना गया है कि सभी जनता का पिता कौन है, राजा है। इसलिए राजा की रिस्पेक्ट करनी चाहिए हर एक इंसान को, और उनकी बातों को मानना चाहिए। राजा को भी फेयर रहना चाहिए, कभी किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता है, किसी धर्म, किसी क्लास, किसी जाति वाति का, इस चीज को लेकर भगवान कभी भेदभाव नहीं करता है। तो इसलिए राजा को भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, उसको एक अच्छा राजा होना चाहिए, ठीक है। जस्ट एंड इनजस्ट की किंगडम के बारे में बात करते हैं। अबुल फजल बोलते हैं कि देखो भाई, जो राजा होते हैं ना, ये 2 तरीके का होता है, एक जस्ट, एक अनजस्ट। जस्ट राजा वो होता है जो सबको इक्वल मानता है, दयालु होता है, फेयरनेस की बात करता है, टॉलरेंट होता है, हर एक धर्म को टॉलरेट करता है, ये नहीं बोलता ये मेरा धर्म नहीं है भाई, ये कौन सा धर्म नहीं, ऐसे कुछ नहीं, उसके लिए सब इक्वल होता है, रीजन को रिस्पेक्ट करता है और सभी लोगों से प्रेम करता है, कोई भेदभाव वो नहीं करता है। ये होता है जस्ट राजा की क्वालिटी। लेकिन एक अनजस्ट राजा जो कि लोगों को दुख देता है, हर्ट करता है और अच्छे से रूल नहीं करता है, लोगों को, लोगों के लिए दयालु नहीं रहता, फेयरनेस नहीं रखता, लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो इस तरीके से वो अपना खुद का डोमिनेशन लेके बैठा रहता है। यहाँ पे ये बोलते हैं कि देखो भाई, जो अकबर है, अकबर से पहले वो बोलते हैं कि देखो राजा को हमेशा सुप्रीम अथॉरिटी होना चाहिए, कि जो करेगा बस राजा ही करेगा। अब यहाँ पे बोला जाता है कि अकबर से पहले, अब्दुल फजल बोल रहा है कि देखो भाई, अकबर से पहले ना जितना राजा हुआ करता था वो सिर्फ सरकार का ही डिसीजन लेता था,
ठीक है? कोई धर्म के बारे में नहीं मानता था, कोई धर्म के डिसीज़न नहीं लेते थे। अब अकबर आया तो उसने अपने आप को ये पावर दी कि आज से ही अकबर क्या करेगा, सारे धर्म के मामलों को सँभालेगा, ठीक है? अकबर की ही फाइनल अथॉरिटी होगी सरकार के अंदर भी और धर्म के अंदर भी। तो वो बिलीव करते हैं कि जो इनका डिसीज़न होगा वो हमेशा राइट होगा, क्योंकि इनका जो पूरा डिसीज़न है वो गॉड के बेस पे है, जो भगवान चाहते हैं वही अकबर करेंगे। अकबर को पावर कहाँ से मिला है? भगवान से मिला है। ये किसका कहना है? अब्बुल फजल का। अब्बुल फजल बोलते हैं कि अकबर एक परफेक्ट किंग थे, वो कभी कुछ गलत नहीं कर सकते, इसलिए उनको गवर्नमेंट का भी पावर दो और रिलीजियस का भी पावर दो। ठीक है? तो ये है उनका पूरा थ्योरी एक राजा को लेकर, कि राजा के पास एक डिवाइन पावर होती है, इसलिए राजा को एब्सोल्यूट पावर दो, उनको कोई भी क्या नहीं करेगा, कोई भी उनसे उनकी पावर नहीं लेगा, कोई थ्रोन नहीं करेगा, उनको हर किसी को ओबे करना होगा और मानना होगा राजा तुम्हारा हमेशा राइट होगा। अगर नहीं होगा तो वो अनजस्ट राजा होगा। अनजस्ट राजा की कुछ क्वालिटीज उन्होंने बता दी है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं डिवाइन टॉलरेंस एंड सुलह कुल की नीति। अब ये सुलह कुल की नीति क्या थी? सुलह कुल की नीति मतलब यूनिवर्सल पीस, यार कोई भी हो, कहीं भी हो। अबुल फजल बिलीव करते हैं कि सब जगह पीस होना चाहिए, मतलब हारमनी होनी चाहिए। कोई किसी भी धर्म का इंसान हो, किसी भी कल्चर का इंसान हो, हर किसी को शांति से रहना चाहिए। अकबर की जो सरकार थी वो भी इस आइडिया को यूज करती है कि भाई कोई भी धर्म का लोग हो, किसी भी बैकग्राउंड का हो, हर किसी को देश के अंदर स्टेबल और यूनाइटेड एकता के साथ रहना चाहिए। यहाँ पे बात की जाती है डिवाइन टॉलरेंस की। अबुल फजल मानते हैं कि जो राजा है वो किसका वो है, रिप्रेजेंटेटिव है गॉड का। इसलिए भगवान जब किसी एक धर्म को फेवर नहीं करते, भगवान के लिए उसके सारे बच्चे हैं। ठीक है? भगवान कहते हैं ना कि भगवान को तो तुमने बोल दिए, अलग अलग नाम से पुकारा है, अल्लाह और क्या बोलते हैं उनको, शिव जी भगवान और जितने भी भगवान वगैरह है, इन सबको हमने नाम रख दिया, लेकिन है एक। ठीक है? तो इसलिए बोलते हैं कि देखो ये तो हमने क्रिएट करा है, लेकिन भगवान एक है, तो इसलिए हमको किसी भी रीजन को फेवर नहीं करना चाहिए। भगवान के लिए उसके सारे बच्चे हैं। तो किंग की जो पावर है वो कभी भी ये ना करे कि वो अपनी पावर को हमेशा एक सिंगल रिलीजियस पर ही रखे, ना वो कभी एक सिंगल धर्म के ऊपर ध्यान ही ना दे। उसके लिए सभी धर्म इक्वल है और सभी धर्म का रिस्पेक्ट करेगा और हर एक धर्म की अच्छी वैल्यूज को प्रमोट करेगा। ठीक है? जो भी जिस भी धर्म में से उसे अच्छी वैल्यू मिलेगी उनको प्रमोट करेगा। सुलह कुल की बात करते हैं। सुलह कुल मतलब हर किसी को पीस प्रोवाइड करना है। ठीक है? वो किसी भी धर्म का है, हर कोई शांति से रहेगा। अबू फजल बिलीव करते हैं कि सभी धर्म अल्टीमेटली सेम होते हैं, सभी धर्म एक ही बात बोलते हैं, कोई धर्म आपसे गलत बात नहीं बोलता है। कोई धर्म ये नहीं बोलता कि आपको चोरी करनी चाहिए, आपको झूठ बोलना चाहिए, आपको मारपीट करनी चाहिए। कोई धर्म ये बात नहीं बोलता है, हर धर्म एक सही बात बोलते हैं। ठीक है? तो अब्दुल फजल यही बोल रहे हैं कि देखो भाई, हर धर्म अल्टीमेट सेम होता है, हर धर्म एक ही बात बोलता है, वो सेम होता है। ठीक है? उनकी प्रैक्टिसेस अलग होती है, उनका जो काम करने का या उसका पूजा वगैरह करने का, उनका मानने का, उनको प्रैक्टिसेस अलग होती है, लेकिन होता सब सेम है। तो इसलिए किंग को सभी धर्म को रिस्पेक्ट करना चाहिए और एक ऐसी कंट्री बनानी चाहिए जहां पे बस शांति ही शांति हो, और राजा को टॉलरेंट होना चाहिए। अब्दुल फजल बोलते हैं कि राजा को हमेशा टॉलरेंट रहना है, सभी धर्म के बिलीव्स को क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। किसी एक पर्टिकुलर धर्म को या फेवर या उनको अपोज नहीं करना है। ठीक है? तो अकबर क्या थे, अबुल फजल से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। उसके बाद वो यूनाइटेड इंडिया हिंदुस्तान बिल्ड करते हैं, जहां पे वो चाहते थे कि कोई किसी भी धर्म का हो, सब क्या रहेंगे, शांति से रहेंगे। इसलिए उन्होंने जजिया टैक्स को भी हटा दिया था। ठीक है? आगे चलते हैं। अकबर एक आइडल किंग थे। अकबर एक आइडल किंग थे, ये कौन बोलता है? अब्बुल फजल। अब्बुल फजल अपनी अकबरनामे में बोलते हैं कि अकबर एक बहुत ही परफेक्ट रूलर है। उनका कहना है कि अकबर वाइस था, फेयर था और लोगों को बहुत ही मतलब बहुत केयर करता था, बहुत गहराई से लोगों के बारे में सोचता था, लोगों की भलाई के बारे में सोचता था और बहुत ही पीसफुली काम करता था कि सोसाइटी के अंदर शांति आए, प्रोस्पेरिटी रहे और उसका जो साम्राज्य है वो बिल्कुल शांत रहे, सेफ रहे, सबको सेफ्टी फील हो। अकबर लोगों को रिलीजियस फ्रीडम भी दिया था, कोई किसी भी धर्म का है वो उस धर्म को अपनाए, वो उस धर्म को प्रैक्टिस करे, उनको इस चीज से कोई मतलब नहीं था, ना ही वो किसी को अपोज करते थे। ठीक है? वो फोकस करते थे अपने एम्पायर को एक्सपेंड करने में, उनका ये होता था। वो बोलते हैं, अब्दुल फजल बोलते हैं कि देखो भाई, तुम्हारा राजा एक पिता होता है, राजा तुम्हारे एक पिता के समान होता है, और इसलिए राजा को पूरा पावर दो, फुल पावर दो, और राजा भी इस पावर का क्या इसमें यूज करेगा, लोगों की केयर में, ना कि कुछ गलत काम में।
ठीक है। गिफ्ट रिवॉर्ड देगा राजा किसको? लोगों को। फेवर कंसीडर किया जाएगा, ना कि वो तुम्हारा राइट होगा। लेकिन राजा क्या करेगा? सभी के साथ इक्वली ट्रीट करेगा, फेयरली और जस्टली ट्रीट करेगा। ठीक है। स्पिट ऑफ एज। अकबर को माना जाता है, जो अकबर है वो समझता था कि देखो भाई, वो मतलब कुछ भी एक्ट करेगा, ठीक है, कुछ भी करेगा ना, वो टाइम की जिस टाइम पे लोगों की जरूरत होगी उसी तरीके से वो काम करेगा। ठीक है। लोगों को जो भी चाहिए वो प्रोवाइड करेगा। तो राजा जो डिसीजन लेगा वो रीजन के बेस पे लेगा, लोगों के लिए क्या सही है वह चूज करेगा। तो उनकी एबिलिटी के बेस पे करेगा, ना कि किसी धर्म और ट्रेडिशन के बेस पे। राजा जो कि हमेशा डिसीजन लेगा टाइम के अकॉर्डिंग कि लोगों को खाना चाहिए, भुखमरी फैल रही है, तो राजा देख रहा है कि लोगों को क्या जरूरत है, तो उसी बेस पे राजा डिसीजन लेता था, ना कि किसी एक धर्म या ट्रेडिशन के बेस पर। अब हम इनको कंपैरिजन करते हैं अब्बुल फजल को किससे? प्लेटो से। अब्बुल फजल और प्लेटो ही दोनों ही क्या करते हैं? सोसाइटी को डिवाइड करते हैं अलग अलग ग्रुप के अंदर। ठीक है। तो प्लेटो ने डिवाइड करा था सोसाइटी को तीन क्लास के अंदर, हमने पढ़ा था। एक वॉरियर क्लास जिसके अंदर रीजन ज्यादा होता है। नहीं, इन्होंने चार ही क्लास के अंदर करा था आज तक। नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ, इस तीन क्लास के अंदर ही करा था। पहला तो होता है पहला तो होता है वॉरियर जिनके अंदर करेज ज्यादा होता है, रूलर जिनके अंदर रीजन ज्यादा होता है, वर्कर जिनके अंदर प्लेजर ज्यादा होता है। ठीक है। तो इन्होंने तीन क्लास के अंदर सोसाइटी को डिवाइड करा था। ऐसे ही अब्बुल फजल क्या करते हैं? सोसाइटी को चार हिस्से में डिवाइड करते हैं। पहला बोलते हैं वॉरियर जो कि प्रोटेक्ट करेंगे, मतलब आर्मी वगैरह। लन लोग जो एजुकेशन के ऊपर ध्यान देंगे, गवर्नमेंट को एडवाइस करने में हेल्प करेंगे, ठीक है, गवर्नमेंट को गवर्न करने में हेल्प करेंगे। फार्मर लेबर जो कि फूड वगैरह ग्रो करेंगे, बेसिक काम करेंगे। आर्टिशियन और मर्चेंट जो कि लोगों को क्या देंगे? चीजें बनाएंगे लोगों की, लाइक मैन्युफैक्चरिंग का काम करेंगे, ट्रेडर वगैरह हम बोल सकते हैं। ये हमारा फोर्थ क्लास होगा। ये किसने बोला है? अब्बुल फजल ने सोसाइटी को चार हिस्सों में डिवाइड करा है। ठीक है। अगर कंपेयर करें तो दोनों का एक तरीके से सेम ही है, जहां पे वॉरियर लर्न पर्सन जो अब्बुल फजल का है वो बिल्कुल सेम है गार्जियन और रूलर से। ठीक है। फार्मर लेबर वाला बिल्कुल सेम है वर्कर और ट्रेडर से, दोनों का सेम है। लेकिन अब्बुल फजल का कंपेयर करें, अब्बुल फजल कंपेयर करते हैं अपनी चार क्लासेस को फोर एलिमेंट से, फायर, एयर, वाटर एंड अर्थ। इनको ये क्या बोलते हैं? ये चार एलिमेंट बोलते हैं। इन चार ग्रुप को ये चार एलिमेंट मानते हैं। अब्बुल फजल बिलीव करते हैं कि सोसाइटी के अंदर हर एक ग्रुप, हर एक क्लास क्या है? इंपॉर्टेंट है, सभी को अपना अपना काम करना चाहिए। और ये राजा की ड्यूटी होती है कि ये श्योर करना कि सोसाइटी के अंदर सभी क्लासेस मिलकर काम कर रही है और अपनी जॉब अच्छे से कर रही है। ठीक है। इसी से आपका एक अच्छा स्टेट फॉर्म होगा। ठीक है। इनका क्रिटिसिज्म देखें तो अब्बुल फजल को बोला जाता है कि ये कोई अच्छा मुस्लिम नहीं है, मतलब सॉरी, अच्छा बोल रही हूँ, ये कोई ट्रू मुस्लिम नहीं है, ये इस्लाम को तो कंसीडर ही नहीं कर रहे, इन्होंने इस्लाम को एक अच्छा धर्म नहीं बोला। तो इसलिए उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि ये भाई देखो एक ट्रू मुस्लिम नहीं है, इब्रानी जो कि बिलीव करते हैं इस्लाम सुपीरियर है, लेकिन अब्बुल फजल ने कभी भी प्रायोरिटी नहीं दी है इस्लाम धर्म को, और कभी भी उन्होंने उसको ऊपर नहीं माना है, तो इसलिए इनको रिबेल, नॉन मुस्लिम, काफिर नाम से भी जाना जाता है। डिसरिस्पेक्ट फॉर ट्रेडिशन, जो अब्बुल फजल है वो ट्रेडिशनल व्यू के लिए काफी सेप्टिकल थे। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने क्या करा था? एक फेमस स्कॉलर गजली को क्रिटिसाइज करा था, उनका जो साइंस था उसको क्या बोला था? नॉनसेंस बोला था। इस चीज को लेकर जो ट्रेडिनिस्ट थे उनके अंदर एक अपसेट सा फीलिंग आया था, उनको बहुत बुरा लगा था जब उन्होंने उनको नॉनसेंस बोला। लिमिटिंग सक्सेस ऑफ हिज आइडिया, जो उनके आइडिया है ना उसको लेकर उनको इतनी सक्सेस नहीं मिली, मतलब जो उनका आइडिया है सुलह कुल, यूनिवर्सल पीस, ठीक है, ये इतना इनको कभी उतना नहीं मिला जितना, मतलब इनकी जो आइडिया वगैरह है वो इतना नहीं चला। ठीक है। इनकी थ्योरीज है वो इतना कंसिस्टेंट नहीं रही। अगर इतना कंसिस्टेंट रही तो मुगल का पतन ही क्यों होता है ना, आगे जाके जो मुगल्स आए थे उन्होंने भी इसको नहीं माना था, तो कंसिस्टेंट हम बोल सकते हैं ये नहीं थे। ठीक है। इतना सक्सेसफुल नहीं रहा प्रैक्टिस के अंदर, ये सारी बातें हम बोल सकते हैं। तो ये था पूरा क्रिटिसिज्म, अपने आप से भी कुछ बना के लिख देना, खत्म बात। यही था, ज्यादा इंपॉर्टेंट बस आपका पार्ट वन के अंदर है, पार्ट टू के अंदर इतना कुछ नहीं है, बस रिवीजन ऑफ सोसाइटी वगैरह तुमको करना कुछ नहीं है। इस चैप्टर में से कोई भी टॉपिक उठ के आ जाएगा, या तो डिवाइन थ्योरी के ऊपर, डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंग के ऊपर आ जाएगा, या इनका वो पूछ लेगा कितने ग्रुप्स में इन्होंने सोसाइटी को डिवाइड करा है,
कंपेयर करो प्लेटो से, ये आ सकता है, इनका इन्फ्लुएंस आ सकता है। तो कुछ भी आए ना, तुम्हारे पास एक 20 नंबर का कंटेंट होना चाहिए। अबुल फजल कौन था, इनके माइथोलॉजी पता होनी चाहिए, क्यों ज़रूरत थी इनकी, इनका काम करने का तरीका पता होना चाहिए, इनका एक दो थ्योरी याद कर लो, बस खत्म। फिर उनका क्रिटिसिज्म याद कर लो, हो गया 20 नंबर का आंसर। अब क्वेश्चन कुछ भी आए, ये तुमको छाप देना है, ठीक है? बस जो पूछा गया है सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर वो लिख लेना है। ओके, तो इतना ही था। वैसे भी आज मेरा पढ़ाने का पता नहीं क्यों मन नहीं कर रहा। हो गया, बस खत्म। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर हम बहुत जल्दी करने वाले हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जल्दी करेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट, अपना ख्याल रखना, अपना ध्यान रखना, बाय, टेक केयर, राधे राधे।